हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी दोस्त जुड़ेंगे और बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसे हैं आप सब लोग दोस्त। हाँ, सबसे पहले मैं बुक के बारे में बता दूं। बुक जो है वो पूरी तरीके से रेडी हो चुकी है और आज या मैक्सिमम कल जो है वो प्रिंट के लिए चली जाएगी, है ना। तो आप लोगों को 10 तारीख तक जो है वो बुक मिल जाएगी। बुक में मतलब आप लोग देखेंगे कि यूपीएसआई के सभी क्वेश्चंस आप लोगों को देखने को मिलेंगे और अपडेटेड कंटेंट के साथ बुक आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। प्लस में वो सारे चैप्टर्स जो स्पेशल चैप्टर्स होते हैं लाइक परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। प्रोबेबिलिटी एक बेहतरीन प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को देखने को मिलेगा और सेट थ्योरी भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। डीआई आप लोगों को देखने को मिलेगा। मतलब हर एक तरीके से जो है बुक जो है वो अपने आप में पूर्ण है। आप 2023 के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस भी देखेंगे जो अलग एग्जाम में आप लोगों से पूछे गए हैं, 2021 में जो यूपीएसआई में पूछे गए हैं, 2017 में जो यूपीएसआई में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चंस भी आप लोग देख रहे होंगे। तो मेरे दोस्त, मेरे हिसाब से जो है आप भी एक बार एनालिसिस करना, आप अपने एंड पे एनालिसिस करना। लेकिन मेरे हिसाब से जो है वो बुक जो है एकदम अपने आप में पूर्ण है। मैथ की तैयारी के लिए इससे बेहतर यूपीएसआई के लिए बुक हो ही नहीं सकती। मतलब मेरा ऐसा मानना है ना। एक बार आप अपने एंड पे भी देखना, हो सकता है बहुत सारी कमियां हो आपको लगे, लेकिन दोस्त मैंने जो उसमें ताकत लगाई है वो अपनी तरफ से पूरी ताकत लगाई है। ठीक है, एक बार आपको देखने से ही पता लग जाएगा। उसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को एप्लीकेशन पे दिख जाएगी। देखने से ही पता लग जाएगा कि बुक में मेहनत कितनी की गई है। ठीक है भाई, चलिए। सबका कमेंट शो हो रहा है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक दो चीजों को लेकर आप परेशान हो सकते हैं। पहली चीज की वैकेंसीज कब आएंगी, तो उसके बारे में अंकित सर वीडियो बना चुके हैं। दोस्त उनका वेट मत करिए, वैकेंसीज आएंगी, जरूर आएंगी, लेकिन उन वैकेंसीज के लिए बहुत जबरदस्त पढ़ाई करनी होगी। बस मैं आप लोगों को यह समझाना चाह रहा हूं। मतलब अगर हम लोग चाहते तो हम लोग कोर्स को थोड़ा लेट भी ला सकते थे, लेकिन हम लोग इतनी पहले कोर्स को लेके आने का कारण ही ये है कि यूपीएसआई के लिए बच्चे के पास कंटेंट जो होना चाहिए वो बल्क में होना चाहिए। बहुत ज्यादा कंटेंट की नीड है, तो उस कंटेंट का फायदा आपको भी उठाना होगा। आपको लगातार तैयारी में बने रहना होगा। वैकेंसीज 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वैकेंसीज ना आए। इस चीज को देख के जो लोग पीछे हट गए वो कंपटीशन से बाहर हो गए। इस चीज को देख के जो बच्चे ये है कि हाँ पेशेंस रखा कि वैकेंसीज आएंगी, हम लगातार आगे बढ़ते रहेंगे, तो वो लोग कंपटीशन में बने रहेंगे। अब डिपेंड आप पर करता है कि आप किस तरफ जाना चाहते हैं। दूसरी बात, कुछ बच्चों को लग रहा होगा जी कोर्स बहुत धीमे चल रहा है। कोर्स धीमे नहीं चल रहा है। डेली के डेली अगर मैं 8-10 क्वेश्चन करा रहा हूं तो वो 8-10 क्वेश्चन जो है वो यकीन मानिए कि मैथ को बच्चे आप लोगों का मजबूत बनाने में काम कर रहे हैं। मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं आपका परसेंटेज जो है वो 12-13 दिन 14 दिन चलाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त अगर परसेंटेज में हम लोग हर एक चीज को बारीकी से समझेंगे, चाहे वो वीक बच्चा हो चाहे वो स्ट्रांग बच्चा हो, अगर उसे हम साथ लेके चलेंगे तो ये सारी चीजें हम लोगों को करनी पड़ेंगी। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि समय 2 घंटे का हो जाए, तो वो बिल्कुल भी पॉसिबल अभी नहीं है, क्योंकि बहुत सारी क्लासेस का आप लोगों के ऊपर बर्डन होता है। ऐसा ही नहीं है कि मैथ की ही क्लास आपके ऊपर होती है। तो मेरे दोस्त ऐसे ही हम लोग सीक्वेंस से चलते रहेंगे तो यकीन मानिए कि इससे शानदार सिलेबस हो ही नहीं सकता। बहुत शानदार तरीके से हम लोग सिलेबस को खत्म करेंगे, हर कुछ सीखते हुए सिलेबस को खत्म करेंगे, है ना। तो आपको परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, चलिए शुरुआत करने जा रहे हैं अपने टॉपिक से। तो आज का जो हम लोगों का टॉपिक है, कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि आज जो शुरू होने वाला है वो प्राइस और कंजप्शन का मामला जो है वो शुरू होने वाला है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं, फिर हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चल रहे होंगे। बात होती है दो चीज की मेरे दोस्त, एक प्राइस की बात होती है जिसे हम लोग मूल्य कहते हैं, और एक दूसरी मेरे दोस्त बात होती है कंजप्शन की जिसे हम लोग खपत कहते हैं। एक दूसरी बात होती है कंजप्शन की जिसे हम लोग खपत कहते हैं, यानी कि कितनी मात्रा हमने यूज कर ली वही खपत कहलाती है। आप लोग एक चीज महसूस करोगे कि अगर किसी भी चीज का मूल्य बढ़ जाता है
तो उसकी अपने आप खपत जो है वो कम हो जाती है। मैं उन वस्तुओं की बात नहीं कर रहा जिनकी बेसिक नीड है, लेकिन आप एक चीज महसूस करो जिसकी बेसिक नीड नहीं है, तो मूल्य के बढ़ने से कहीं ना कहीं खपत जो है वो कम हो जाती है, और मूल्य के घटने से खपत जो है अपने आप बढ़ जाती है। तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मूल्य, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मूल्य और मात्रा में, मूल्य और खपत में रिलेशन कैसा होगा, तो आप लोग कहेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होगा, यानी कि प्रतिलोम का होगा। प्रतिलोम होता क्या है, मैंने आपको रेशो में भी बताया होगा मेरे दोस्त, कि अगर एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज घटती है और एक चीज के घटने से, मान लो ये बढ़ा तो ये घटेगी और ये घटा तो ये बढ़ेगी। अगर उल्टा रिलेशन होता है तो ऐसे रिलेशन को दोस्तों प्रतिलोम कहा जाता है, ऐसे रिलेशन को इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा जाता है। ठीक है सर, कल वाली वर्कशीट में तीनों 4 प्रश्न संख्या दिमाग में नहीं आ रही है जनसंख्या से, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इतने तो डाउट आएंगे भाई, कुछ तो डाउट आएंगे, है ना। उन डाउटों को सोल्व करना ही तो सबसे बड़ा टास्क है। आप परेशान क्यों रहते हो, परेशान मत हुआ करो, पॉजिटिव चीजें लिया करो। अगर 15 में से 4 क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हो रहे हैं और 11 क्वेश्चन आप लोगों से हो रहे हैं, तो ये भी तो सोचा करो कि 11 क्वेश्चन के हिसाब का आपने कंटेंट सीखा है, 4 क्वेश्चन भी हो जाएंगे, अभी टाइम है दोस्त। स्मार्ट वे में पढ़ाई करो और चीजों को हमेशा पॉजिटिव लिया करो, नेगेटिव लेने की आवश्यकता नहीं है। तो यहां से आप लोगों को पता चल गया कि जो मूल्य का रेशो होगा, अगर आपके पास कभी भी मूल्य का रेशो आ जाता है तो जस्ट उसका उल्टा कर देंगे तो आपके पास कंजप्शन का रेशो आ जाएगा, आपके पास खपत का रेशो आ जाएगा। यदि आपके पास कंजप्शन का रेशो दिया हुआ है तो जस्ट उसका उल्टा कर देंगे तो आपके पास मूल्य का रेशो आ जाएगा। यानी अगर मैं आप लोगों से पूछता हूं कि दोनों में रिलेशन कैसा है, तो दोनों में रिलेशन जो है वो उल्टे का है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का है। ठीक है भाई, अब हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं मेरे दोस्त। उन क्वेश्चंस से हम लोगों को आइडिया होगा कि मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। आकाश शर्मा, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से करके आना मेरे दोस्त, बहुत अच्छा शानदार पेपर जाएगा, पेशेंस के साथ करना, बहुत पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है दोस्त, एक बार फिर से ऑल द बेस्ट। देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन ने ये कहा है एक वस्तु की कीमत 25% कम हो जाती है। 25% कम होने का क्या कोई मुझे मतलब बताएगा? 25% कम होने का मतलब होता है 1/4। 25% कम होने का मतलब होता है 1/4, यानी कि अगर पहले मूल्य 4 था तो अब 1 कम होके कितना हो जाएगा? तो अब आप कहेंगे जी अब 1 कम होके 3 हो जाएगा। किसी भी चीज का मूल्य अगर 25% घटा है तो उसका मतलब है पहले अगर मूल्य 4 था तो 1 कम होके अब 3 हो जाएगा। आगे वो कह रहा है कि इसलिए खर्च को समान रखने के लिए, खर्च को एक व्यक्ति समान रखना चाहता है, उसने देखा कि भाई रेट गिर चुका है तो उसने अपनी खपत में 20 किलोग्राम की वृद्धि कर दी। अब ध्यान से सुनना, अगर मूल्य का अनुपात ये है तो खपत का अनुपात क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा मूल्य का, तो ये 3-4 हो जाएगा। यहां से मुझे पता चल रहा है कि खपत में कोई व्यक्ति 1 यूनिट की वृद्धि कर देता है अगर मूल्य में 25% की कमी होती है। उसने कहा है भाई साहब 20 किलो की वृद्धि कर देता है, तो क्या 1 की वैल्यू जो है वो 20 के बराबर दी हुई है? अगर 1 की वैल्यू 20 के बराबर दी हुई है तो 3 की वैल्यू क्या शुरुआत में उसकी 60 किलो खपत होगी? 1 बराबर 20 तो 4 बराबर क्या अब जो है वो 80 किलो की खपत करता होगा, हाँ या ना? तो क्वेश्चन ने पूछा है पहले खपत कितनी थी, तो सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 60 किलो हो जाएगा। सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? 60 किलो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मैं बस आप लोगों से ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके पास जो है वो प्राइस का रेशो है, मूल्य का अनुपात है, तो जस्ट उसका उल्टा जो होता है वो आपकी खपत का रेशो होता है, वो आपके कंजप्शन का रेशो होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 फटाफट मुझे बताइए,
फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है कि चावल की कीमत में 20% की कमी से एक व्यक्ति 450 रुपए में 50 किलोग्राम चावल अधिक प्राप्त करता है, तो प्रति किलोग्राम चावल का मूल मूल्य ज्ञात कीजिए। बच्चे यहां से जो है वो आपके 4 क्वेश्चन बन सकते हैं। अनिल यादव जी भाई सुबह सुबह बहुत अच्छा, मतलब आप लोगों का भी माइंड है, मेरा भी माइंड है बहुत अच्छा, तो आप इसे ना थोड़ा सा गलत दिशा में लेके मत जाओ। आप कह रहे हो जी टाइप वाइज पढ़ाओ, बच्चे अब तक कर क्या रहा हूं मैं? जनसंख्या के क्वेश्चन एक साथ कराए हैं, पास फेल के क्वेश्चन एक साथ कराए हैं, शुरुआत के बेसिक क्वेश्चन एक साथ कराए हैं, चुनाव के क्वेश्चन एक साथ कराए हैं, अब करा रहा हूं प्राइस और कंजप्शन के। भाई फिर मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब करना कि टाइप वाइज कैसे होते हैं, है ना? फिर मुझे थोड़ा सा डिस्क्राइब करना, फिर मुझे पता नहीं है, एक्चुअल नॉलेज नहीं है कि टाइप वाइज कैसी बात आप लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। हाँ, चावल की कीमत में 20% की कमी, यानी कि बच्चे आप लोग यहां से क्या समझे कि मूल्य में जो है वो 20% की कमी हुई है, और 20% की कमी की बात कर रहा है मेरे दोस्त। तो 20% की कमी का मतलब क्या है? 20% की कमी का मतलब है 1/5, यानी अगर वो पहले 5 रुपए मूल्य रहा होगा तो अब 1 रुपए कम होके क्या वो 4 रुपए मूल्य हो जाएगा। ठीक है, प्राइस में 3 कैसे आया? प्राइस में 3 कैसे आया भाई? 25% कमी हो जाती है, तो अगर पहले 4 रुपए मूल्य था तो 1 कम होके अब 3 नहीं हो जाएगा? कैसी बात करते हो? चलिए यहां ये 20% की कमी का मतलब होता है कि अगर पहले प्राइस 5 था तो अब प्राइस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो अगर मूल्य का रेशो आपके पास आ चुका है तो क्या आप खपत का रेशो बता देंगे कितना होगा? तो आप कहेंगे पहले अगर 4 किलो इस्तेमाल करता था या 4 यूनिट इस्तेमाल करता था तो अब वो 5 यूनिट इस्तेमाल करेगा। ठीक है, आगे आ जाइए। उसने कहा है 450 रुपए में, 450 का अभी कोई यूज नहीं है मेरे दोस्त, 450 को आप ऐसे का ऐसे ही रहने दीजिए। उसने कहा है 50 किलोग्राम चावल जो है वो अधिक प्राप्त करता है, यानी खपत जो है अब उसकी 50 किलो पहले से ज्यादा हो गई है। तो मेरे दोस्त अगर मैं यहां से बात करूं तो यहां से कितनी खपत बढ़ गई है? तो आप कहेंगे 4 से 5 हो गई, यानी 1 यूनिट की खपत बढ़ चुकी है। और उसने कहा है भैया जी 50 किलो ज्यादा चावल खरीद पाता है, तो क्या 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 50 दी हुई है? अगर 1 यूनिट की वैल्यू जो है वो 50 दी गई है तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी? यानी वो पहले 200 किलो इस्तेमाल करता था, 1 बराबर 50 तो 5 बराबर कितनी हो जाएगी? अब वो 250 किलो इस्तेमाल करता है, क्या बढ़ गई 50 यूनिट उसकी? अगर पहले की खपत पूछी जाए, अगर पहले की खपत पूछी जाए तो आप कहना पहले उसकी खपत 200 किलो थी। अगर अब की खपत पूछी जाती है तो अब की खपत जो है वो 250 किलो हो जाएगी। तो पहले 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। वो आपसे शुरुआती खपत पूछ सकता है, यानी कि इस मूल कंजप्शन पूछ सकता है, और वो आपसे अब की खपत पूछ सकता है, यानी प्रेजेंट में कंजप्शन कितना है वो पूछ सकता है। अब 2 क्वेश्चन बचे, वो 2 क्वेश्चन हो सकते हैं रेट के। तो अगर मैं कहूं कि क्वेश्चन के अंदर लेन देन कितने का है तो आप कहेंगे 450 का। पहले की बात करता हूं तो पहले 450 रुपए में 200 किलो वस्तु आती थी, तो 1 किलो वस्तु का रेट ये हो जाएगा। अब जो है 450 किलो में 250 किलो वस्तु आ जाती है, क्योंकि अब खपत जो है वो 250 किलो की है। तो क्या अब जो रेट होगा 1 किलो का ये होगा। तो अगर दोस्त मैं यहां से सॉल्व करना चाहूं, 5 नाम 45 होंगे, 5 चौक 20 होंगे, 4 दूनी 8 होगा, यानी कि पहले वाला रेट तो 2.25 आ जाएगा। ठीक है, अगर अब वाला रेट पूछा जाता है 5 नाम 45 होंगे, 5 पंजे 25 होंगे, 5 एकम 5 होगा, 5 अट्ठे 40, अब 1 रुपया 80 पैसा आ जाता है। तो अगर कोई पहले का रेट पूछे तो आप बता देना 2.25 रुपए प्रति किलो, और अगर कोई वर्तमान मूल्य आप लोगों से पूछे तो आप कहना 1 रुपए 80 पैसा प्रति किलो अब रेट है। तो क्या इस बात में कोई दिक्कत है? वो आपसे 4 चीजें पूछ सकता है,
मैं फिर से आप लोगों से कह रहा हूं कि वो पुरानी खपत आपसे पूछ सकता है, ये रही। वो वर्तमान में खपत आपसे पूछ सकता है, ये रही। वो पुराना मूल्य आपसे पूछ सकता है, ये रहा। और वो वर्तमान में मूल्य आपसे पूछ सकता है, ये रहा। तो चारों में से वो कोई सी भी चीज आप लोगों से दोस्त पूछ सकता है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन होता है, छोटे एग्जामों में भी पूछा जाता है और बड़े एग्जामों में भी दोस्त पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन पे मेरे दोस्त इंपोर्टेंट मार्क आप लोग करेंगे। बड़ा शानदार क्वेश्चन होता है ये। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 99। क्वेश्चन नंबर 99 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन ने कहा है तेल का मूल्य 20% तक बढ़ जाता है। बेटा सबसे पहले इसकी बात करिए, अगर 20% बढ़ जाता है तो मूल्य के बारे में क्या जानकारी दी है कि मूल्य जो है 20% की फ्रैक्शन होती है 1/5। तो मूल्य जो है वो 5 से 1 बढ़ के कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 5 से 1 बढ़ के जो है वो 6 हो जाएगा। ठीक है भैया जी, इसमें कैसे पता लगा कि पहला रेट पूछा है। देखो ना बेटा, मूल मूल्य होता है वास्तविक मूल्य, शुरुआती मूल्य। अगर उसने कहा होता चावल का वर्तमान मूल्य क्या होगा, तब आप 1.8 बता रहे होते। मूल मूल्य पूछा है मतलब शुरुआत का पूछा है। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, अगर चावल की कीमत में 20% की कमी हुई है तो 5 से 1 घट के चावल का मूल्य 4 हुआ है। जो मूल्य का अनुपात होता है उसी का उल्टा जो है वो खपत का अनुपात होता है। तो खपत का अनुपात जो है वो 4-5 हो जाएगा। यानी मेरे हिसाब से खपत जो है वो 1 यूनिट बढ़ रही है। उसने कहा है पहले से 50 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, तो 1 बराबर 50 किलो हो जाएगा, तो 4 बराबर 200 हो जाएगा, 5 बराबर 250 हो जाएगा। ये शुरुआती खपत है, ये वर्तमान की खपत है। अगर लेन देन 450 रुपए का हुआ है तो 450 रुपए में पहले 200 किलो वस्तु आती थी, तो 1 किलो वस्तु कितने की आएगी, 450 बटे 200 हो जाएगा। अब 450 में 250 किलो वस्तु आती है तो 1 किलो वस्तु कितने की आएगी, इतने की आएगी। एक फॉर्मूला भी होता है जिससे आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन मेरे दोस्त मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, है ना। फॉर्मूले की दिक्कत फिर आपको ये रटना पड़ेगा कि जब मूल पूछेगा तो यहां ये रखना होता है, जब आपसे वर्तमान पूछेगा तो यहां ये रखना होता है। वो फॉर्मूले से भी आ जाएगा, है ना, लेकिन इससे भी कोई बहुत बड़ा नहीं है। चलिए यहां देखिए, तेल का मूल्य जो है बच्चे 20% तक बढ़ जाता है। यानी कि 20% बढ़ने का मतलब है 1/5। यानी अगर शुरुआती मूल्य 5 रहा होगा तो 1 बढ़ के मूल्य कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब उसने कहा है किंतु इसकी खपत में इतने की कमी हो जाती है। उसने खपत भी दे दी है मेरे दोस्त, तो खपत भी दे दी है तो 8 से ही 1/3 की फ्रैक्शन कितनी बताएंगे, 8 या 24 और 1 25/3% है। और मेरे दोस्त परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 लिखोगे, क्या इसकी फ्रैक्शन 1/12 हो जाएगी। 1/12 होने का मतलब है अगर वह पहले 12 यूनिट इस्तेमाल करता था तो अब 1 यूनिट कम, क्या वो 11 यूनिट इस्तेमाल करेगा। पहले अगर 12 यूनिट इस्तेमाल करता था तो अब जो है 1 यूनिट कम, अब 11 यूनिट इस्तेमाल करेगा। अगर बच्चे मेरे दोस्त उसने खर्च में पूछा है, खर्च में कितना चेंज आएगा, तो खर्च में चेंज निकाल लेते हैं। भाई रेट कितना है, 5 रुपए प्रति किलो, और यूज कितनी कर रहा है, 12 किलो इस्तेमाल कर रहा है, तो यहां खर्चा कितना आएगा, 12 पंजे 60 रुपए का यहां खर्चा आएगा। यहां 6 रुपए प्रति किलो रेट है, 11 किलो इस्तेमाल कर रहा है तो यहां 66 रुपए का खर्चा आएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि खर्चा कितना बढ़ा तो आप कहेंगे 6 बढ़ा। मैंने पूछा किससे बढ़ा तो आपने कहा 60 से बढ़ा, तो 100 से कितना हो जाएगा। तो आप लोग कहने वाले हैं कि भैया इसके जो खर्च में वृद्धि हो जाएगी वो 10% की वृद्धि हो जाएगी।
खर्च में जो वृद्धि होगी वो 10% की वृद्धि हो जाएगी। तो इन क्वेश्चंस को करने का सबसे बेहतरीन तरीका जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है भाई, बहुत शानदार। तो ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो मैं पहले भी आप लोगों को करा चुका हूं। फटाफट से बताइए, इस क्वेश्चन में हम लोग रामबाण फॉर्मूले का भी यूज कर सकते थे, लेकिन रामबाण फॉर्मूले का यूज इसलिए नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि यहां जो फ्रैक्शन दी हुई है वो मिक्स दी गई है, थोड़ा सा कैलकुलेशन को बढ़ाने का काम करेगी। ठीक है भाई, चलिए। हाँ, फॉर्मूला लिखना चाहते हो, इसका फॉर्मूला लिख लो बेटा। ताजा मूल्य, यहां लिख लो मूल मूल्य कैसे निकालते हैं, मूल मूल्य कैसे निकालते हैं। और अगर यहां देखना चाहते हो ताजा मूल्य कैसे निकालते हैं, मुझसे ये मत पूछना कि ये आया कैसे। फॉर्मूला हो, ट्रिक हो, हमेशा रटने वाली होती है। मैंने मेथड से आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, सबसे पहले ये देखो कि क्वेश्चन के अंदर लेन देन कितने रुपए का है। तो क्वेश्चन के अंदर लेन देन 450 रुपए का है। बहुत शानदार। कीमत में वृद्धि या कमी, वस्तु में वृद्धि या कमी कितने परसेंट की हुई है, तो आप कहेंगे 20% की हुई है। जब भी आपसे शुरुआती मूल्य पूछा जाता है तो यहां हमेशा 100 में से घटा के लिख रहे होते हैं जितनी कमी हुई है, 100 में से जोड़ के लिख रहे होते हैं जितनी वृद्धि हुई है। तो यहां जो है वो 20% की कमी है, तो 100 में से 20 जाएगा, 80 आएगा। और कितनी किलो कम या ज्यादा, तो आप कहेंगे 50 किलो कम या ज्यादा। तो ये आ जाएगा आपका मूल मूल्य निकल के आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आप लोग उड़ा देंगे। 5 नाम 45 होता है, 2 चौक 8 होता है। तो मूल मूल्य अगर पूछा जाएगा तो वो 2.25 आ जाएगा। ऐसे आप लोग मूल मूल्य निकाल लेंगे। अगर आपसे ताजा मूल्य पूछा जाता है तो लेन देन कितने रुपए का हुआ है, 450 रुपए का हुआ है। कमी या वृद्धि कितनी है, वो 20% की है। ताजा मूल्य के केस में यहां हमेशा 100 फिक्स होता है, और यहां जो है वो वृद्धि या कमी कितने किलो की है, 50 किलो की है। तो यहां देखेंगे 2 जीरो से 2 जीरो उड़ जाएंगे। 5 दहाई 50 होगा, 5 नाम 45 होगा, 9 दूनी 18 बटे 10 कितना हो जाएगा, 1.8 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप लोग निकाल सकते थे, ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। ये आपके पास दूसरा मेथड है, ये आपके पास ओरिजिनल मेथड है जो हर क्वेश्चन को कराने में मदद करेगा। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसमें हम लोग रामबाण फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं, रामबाण फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं मेरे दोस्त, लेकिन इसमें फ्रैक्शन जो परसेंटेज जो है वो कुछ टेढ़ी मेढ़ी से दी हुई है, तो हमने इसे रेशो मेथड से सॉल्व करना ही जरूरी समझा। ठीक है, ये मत कहना कि रामबाण से होगा नहीं, रामबाण से भी हो जाएगा। अगर पेचीदी कैलकुलेशन नहीं है तो आप रामबाण की तरफ जा सकते हैं। हाँ, 20.25 होता तो 20 सही 1/4 हो जाता, तो आप 20.25 को लिख सकते थे। ऐसे तो बच्चे आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आएंगे। 21.97 होता जी, ऐसे तो 79.76 होता, तो क्या करते भाई, वो ऐसे ही देगा जो आपसे सॉल्व इजीली हो जाए। होने को तो हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन आपके दिमाग में मतलब टाइम भी तो रखना चाहिए उसे। टाइम का वो ध्यान रखेगा तभी तो क्वेश्चन क्रिएट करेगा, उसी हिसाब से क्वेश्चन क्रिएट करेगा। देखिए क्वेश्चन, चावल की प्रति किलोग्राम कीमत में वृद्धि कर दी गई और खरीदे गए मात्र में बेटा यहां कुछ मिसिंग है। चावल की प्रति किलोग्राम कीमत में वृद्धि कर दी गई और खरीदी गई मात्रा में मात्रा होगा यहां 22% की कमी कर दी गई, तो खर्च की जाने वाली राशि में की परिवर्तन हुआ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है ना, यहां कुछ मिसिंग इसमें दे रखा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए मेरे दोस्त। 101 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, 101 क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 12.5% की कमी होती है। अच्छा, 12.5% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आप कहेंगे 1/8 होती है। एक व्यक्ति द्वारा 12.5% की कमी हुई है। 12.5% की कमी का मतलब क्या है कि मूल्य जो है वो 8 से 1 घट के कितना हो गया होगा, 8 से 1 घट के जो है वो 7 हो गया होगा। ठीक है,
उसने कहा है उस वस्तु को 280 रुपए में 2.5 किलोग्राम अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो मेरे दोस्त अगर मेरे पास मूल्य का अनुपात दिया हुआ है तो क्या खपत का अनुपात मैं बना दूंगा, 7-8 हो जाएगा। यानी मेरी जो खपत है वो 1 यूनिट बढ़ गई है, पहले 7 यूनिट खपत करता था, अब जो है 8 यूनिट खपत करता हूं। तो उसने कहा है 2.5 किलोग्राम अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है, यानी खपत जो है वो 2.5 किलोग्राम अधिक होती है। तो क्या 1 की वैल्यू जो है वो 2.5 दी हुई है आप लोगों को, अगर 1 की वैल्यू 2.5 किलो दी गई है तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 7 175। क्या पहले वो 17.5 किलो की खपत करता होगा। अगर 1 की वैल्यू 2.5 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 25 8 200। क्या वो 20 किलो की खपत करता होगा। यानी अगर आप लोगों से पूछा जाता है, अगर आप लोगों से पूछा जाता है कि उसकी शुरुआती खपत कितनी रही होगी, उसका शुरुआती कंजप्शन कितना रहा होगा, तो आप क्या बताने वाले हैं, आप कहेंगे जी 17.5 किलो जो है वो शुरुआती खपत करता होगा। लेकिन अगर उसका वर्तमान खपत आप लोगों से पूछा जाता है तो वर्तमान खपत कितना हो जाएगा दोस्त मेरे, तो वर्तमान खपत जो है वो 20 किलो हो जाएगा। ये बात क्लियर होगी क्या। अब उसने ना तो आपसे शुरुआती खपत पूछा है ना आपसे वर्तमान खपत पूछा है, उसने कहा है भाई साहब प्रति किलोग्राम वस्तु का कम हुआ मूल्य, यानी कम होने के बाद का मूल्य पूछना चाह रहा है, तो वो आपसे वर्तमान मूल्य पूछना चाह रहा है। हम दोनों ही निकालेंगे लेकिन इसने पूछा जो है वो वर्तमान मूल्य पूछा है। तो लेन देन कितने रुपए का है, 280 रुपए में, 280 रुपए में पहले 17.5 किलो वस्तु आती थी, तो 1 किलो वस्तु का रेट पहले ये रहा होगा। 280 रुपए में अब 20 किलो वस्तु आती है तो 1 किलो वस्तु का रेट अब ये हो गया होगा। तो मेरे दोस्त पहले वाला रेट निकालना है तो ये हो जाएगा और अब वाला रेट निकालना है तो ये 14 हो जाएगा। उसने अब वाला ही रेट पूछा है तो सवाल का जवाब 14 हो जाएगा। होगा या नहीं, बहुत शानदार। अब यहां से देख लो 25 से काटेंगे, 25 एकम 25 होगा, 25 एकम 25 होगा, 25 दूनी 50 होगा, 25 7 175 होगा, 7 एकम 7 होगा, 7 छिंग 42 होगा। मेरे दोस्त पहले वाला मूल्य 16 रुपए रहा होगा, पहले वाला मूल्य 16 रुपए रहा होगा और बचे कम किए जाने पर मूल्य कितना हो गया होगा, तो आपने कहा जी 14 रुपए हो गया होगा। तो अगर वो आपसे पूछता मूल मूल्य क्या रहा होगा तो जवाब 16 होता। अगर उसने कम हुआ मूल्य पूछा है यानी कि कम होने के बाद मूल्य कितना है, तो वो आपसे वर्तमान का मूल्य पूछना चाह रहा है, वो आपसे ताजा मूल्य पूछना चाह रहा है, वो आपसे प्रेजेंट वैल्यू पूछना चाह रहा है प्राइस की, तो वो कैसी कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे वो 14 हो जाएगी। ठीक है भाई, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102, खापत नहीं है ये खपत है। खपत है मेरे दोस्त, ये पे है, ये खपत है मेरे साथी। फटाफट मुझे बताएंगे कि क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। मेरे दोस्त वो कभी कभी कैलकुलेशन ऐसी दे सकता है कि परसेंटेज जो है वो ऐसी भी आप लोगों को देखने को मिल सकती है ना, ऐसी भी देखने को मिल सकती है। तो 18 सही 3/4 की पहले आप भिन्न बनाइए कितनी होगी, तो आप कहेंगे 18 चौक 72 और 3 75/4, और जब परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लगाएंगे, तो आप कह सकते हैं 25 तिया 75, 25 चौका 100, यानी इसकी जो फ्रैक्शन आ जाएगी वो 3/16 आएगी। इसकी जो फ्रैक्शन आएगी वो 3/16 आ जाएगी। ठीक है गुरुजी, 280/17.5 कैसे हुआ। सुनिए ध्यान से, आप मार्केट गए, मार्केट्स में आप 40 रुपए की 4 किलो चीनी ले आए, 40 रुपए की 4 किलो चीनी ले आए, तो 1 किलो चीनी का रेट कितना होगा। अगर मार्केट में जाके आपने 40 रुपए की 4 किलो चीनी ले ली तो 1 किलो चीनी का रेट कितना होगा, तो आप कहेंगे जी 40 रुपए की 4 किलो है तो 1 किलो 10 रुपए की होगी। आपने वो 10 रुपए कैसे निकाला, पूरे मूल्य को पूरी क्वांटिटी से डिवाइड कर दिया तो 1 किलो की रेट आपके सामने आ जाएंगे, वो 10 रुपए किलो आ चुके हैं। बस वही काम मैंने किया है मेरे दोस्त। अगर लेन देन कितने का है, 280 रुपए का, 280 रुपए में पहले 17.5 किलो लेके आ रहा था, तो 1 किलो कितने का होगा, 280/17.5। 280 रुपए में 20 किलो लेके आता हूं तो 1 किलो कितने का होगा, 14 रुपए का होगा, है ना।
शहजाद आलम, बेटा ये लास्ट तक यही कमेंट करते रहो, बहुत आगे जाओगे, सच में कह रहा हूं बहुत आगे जाओगे, यही कमेंट करते रहो, है ना। पढ़ने लिखने का तो तुम्हारा काम नहीं है, और बाद में फिर रोते हुए घूमते हो कि सिलेक्शन नहीं हुआ, मेरिट इतनी गई है, इतनी धांधलेबाजी हुई है, उसने इतने लाख दे दिए, उसने उतने लाख दे दिए। भाई जब पढ़ने का टाइम है तब पढ़ लिए होते तो शायद ये लाख देने की जरूरत नहीं होती, तुम्हें लोग कह रहे होते कि उसने इतने लाख दे दिए होते। लेकिन जब पढ़ाई का समय चल रहा होता है तब आप फालतू चीजों में लगे होते हो। पिछले 34 मिनट से एक ही कमेंट किए जा रहे हो, लगातार वही कमेंट किए जा रहे हो जिसका कोई मतलब नहीं है कहीं से कहीं तक भी, है ना। अगर सिलेक्शन इतना आसान होता तो 25 लाख 30 लाख फॉर्म भरे जाते हैं, सबका सिलेक्शन हो चुका होता। 25-30 लाख लोगों में से 4000 लोग 5000 लोग छटने, और 4000 5000 वो क्रीम छटेगी बच्चे, ऐसे फालतू के लोग नहीं छटने वाले हैं। आप लोगों को लगेगा कि हाँ मैं आप लोगों को मतलब कैसे बोल रहा हूं, पर जो सच्चाई है मैं वो बोल रहा हूं मेरे दोस्त। कोर्स लेने का मतलब ये नहीं होता रोजगार विद अंकित का कोर्स ले लिया तो पूरे के पूरे 70,000 80,000 के सिलेक्शन हो जाएंगे। कहां से आएंगी इतनी वैकेंसी? इसमें से भी 66,000 70,000 76,000 लोगों को बाहर निकलना होगा, तब जाके वो 4,000 5,000 वैकेंसीज फिल होंगी, अगर हम सारी रोजगार विद अंकित से मान लें, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो भाई पढ़ाई कर लो थोड़ा सा, आप समझदार हो, आपके लिए इतना बोलने की आवश्यकता पड़ रही है तो समझिए आप किस तरफ जा रहे हैं। आपकी क्लास में तो बोलने की नीड ही नहीं होनी चाहिए। चलिए, खपत में 14 से ही 2/7% बढ़ा देता है तो इसकी फ्रैक्शन आप लोगों को पता है वो 1/7 हो जाती है। इससे उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी हुई? तो मेरे दोस्त अगर मैं आपसे मूल्य की बात करता हूं तो मूल्य क्या हो गया होगा? तो आप कहेंगे जी 16 अगर पहले मूल्य था तो 3 की कमी होने पर अब जो है वो 13 मूल्य रह गया होगा। भाई कमी हुई है ना, तो 16 अगर पहले मूल्य था, 16 अगर पहले मूल्य था तो 3 की कमी होके कितनी हो जाएगी? वो 13 मूल्य हो जाएगा। मेरे दोस्त उसने खपत का भी यहां जिक्र किया हुआ है। खपत अगर पहले वो 7 इस्तेमाल करता था तो अब एक ज्यादा, क्योंकि बढ़ा देता है, एक ज्यादा क्या वो 8 इस्तेमाल करेगा। अगर उसने ये कहा है इससे उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी आएगी, तो आप ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त। 16 के हिसाब से 7 किलो इस्तेमाल करता है तो 16 सत्ते 112 रुपए पहले खर्चा होता होगा। 13 के हिसाब से 8 किलो इस्तेमाल करता है तो अब 104 रुपए खर्चा होता होगा। तो उसके खर्चे में आने वाली कमी कितनी हो जाएगी? 8 की होगी। कमी किससे होगी? 112 से होगी। तो 100 से कितनी हो जाएगी? क्वेश्चन आपसे ये पूछना चाह रहा है। काटिए, 4 दूनी 8 होंगे, 4 दूनी 8 होंगे, 9 10 4 अट्ठे 32 होंगे। 2 से काटोगे 14 बार कटेगा, 2 से काटोगे 50 बार, 2 से काटोगे 7 बार, तो 7 सत्ते 49 और 1 50 हो जाएगा। यानी अगर मुझसे ये पूछा जाता है उसके खर्चे में कितनी कमी आ जाएगी, तो आप कहना जी 7 से ही 1/7% की कमी आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा? ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 103। फटाफट बताइए भाई, क्वेश्चन नंबर 103 फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। हाँ देखिए, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? किसी वस्तु के मूल्य में इतने की कमी होती है। बच्चा सबसे पहले इसकी फ्रैक्शन बनाइए। 13 सत्ते 91 और 9 100/13, 100/13 परसेंटेज है। परसेंटेज को हटाओगे नीचे 100 लिखोगे, तो क्या इसकी फ्रैक्शन जो है वो 1/13 निकल के आ जाएगी? क्या इसकी फ्रैक्शन जो है वो 1/13 निकल के आ जाएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगी। उसने कहा है वस्तु के मूल्य में 1/13 की कमी हो जाती है। तो अगर मैं मूल्य की बात करता हूं, केवल मूल्य की बात करता हूं, तो अगर शुरुआती मूल्य 13 रुपए था तो 1 रुपए की कमी होने के बाद क्या अब वर्तमान मूल्य जो है वो 12 रुपए हो गया होगा? बच्चे अगर मूल्य का रेशो आपके पास है तो खपत का रेशो आप निकाल पाओगे।
तो आप कहेंगे खपत जो है वो 12 से 13 हो चुकी होगी, जस्ट उल्टी हो चुकी होगी। यदि आप लोग यहां से देखते हैं कि खपत कितनी बढ़ी, तो आप कहेंगे खपत में 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन उसने कहा है 3 किलो अधिक खरीदने में सक्षम बनाती है। तो मेरे हिसाब से 1 किलो अधिक आ रहा है, तो उसने कहा है 3 किलो अधिक खरीदवाती है। तो 1 की वैल्यू 3 है, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36 हो जाएगी। 1 की वैल्यू 3 है, तो 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 39 हो जाएगी। यदि मैं आप लोगों से पूछूं कि उसका शुरुआती खपत क्या रही होगी, तो आप कहेंगे वो 36 किलो इस्तेमाल करता होगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि उसकी वर्तमान खपत कितनी रही होगी, तो आप कहोगे जी 39 किलो इस्तेमाल करता होगा। तो क्वेश्चन ने कहा है वस्तु का मूल्य, मूल मूल्य, यानी वो पुराना मूल्य आपसे पूछना चाह रहा है, यानी वो ये वाली वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त लेन देन जो हुआ है वो 936 रुपए का हुआ है। 936 रुपए में यहां 36 किलो वस्तु आती थी, तो 1 किलो का रेट ये हो जाएगा। 936 रुपए में यहां 39 किलो वस्तु आती है, तो वर्तमान मूल्य ये हो जाएगा। लेकिन उसने मूल मूल्य पूछा है, उसने शुरुआती मूल्य पूछा है, तो क्वेश्चन का जवाब ये हो जाएगा। ठीक है, 6 से काटिए, 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 0, 9 चौक 36, 9 चौक 36 हो जाएगा। 4 दूनी 8 होगा, 4 छिंग 24 होगा। तो शुरुआती मूल्य कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 26 हो जाएगा। शुरुआती मूल्य कितना हो जाएगा दोस्त? आप लोग कहेंगे कि 26 हो जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, होमवर्क रहेगा। फोटो लो, फोटो नहीं लोगे तो लिख लो अपनी कॉपी पे। 104 क्वेश्चन हमें होमवर्क में करना है। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है मेरे दोस्त। चावल के मूल्य में इतनी वृद्धि हुई है, तो खपत का रेशो निकाल दोगे, तो 1512 रुपए में 8 किलो चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का वर्तमान मूल्य यानी कि अब वाला मूल्य पूछना चाह रहा है ना, अब वाला बढ़ा हुआ मूल्य वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग आराम से कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 105, क्वेश्चन नंबर 105 आप लोगों से पूछना चाह रहा है क्या, वो थोड़ा सा सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 105 में बच्चे, हमारी जो इनकम होती है, सबसे पहले ध्यान से सुनना, हमारी जो इनकम होती है इसे बोला जाता है सकल आय। क्या बोला जाता है? सकल आय बोला जाता है। ठीक है, इस इनकम को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। इस इनकम को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। या तो इनकम को हम टैक्स के रूप में दे देंगे, और बची कुची जो होगी वो हमारी नेट इनकम हो जाएगी। तो इनकम को हमने कैसे कैसे डिवाइड किया? या तो हमने टैक्स उसमें से देंगे, तो उसमें से ही टैक्स जाएगा, आयकर जाएगा, और टैक्स देने के बाद जो हम लोगों की इनकम बचेगी, जो हमारा प्रॉफिट बचेगा, वो नेट इनकम होगा, यानी कि वो शुद्ध आय कहलाएगा। याद रखना, शुद्ध आय जो होती है वो इनकम टैक्स देने के बाद होती है। मेरे दोस्त थोड़ा सा प्यार से समझना, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आपसे मैं कहता हूं कि मान लो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि आपकी इनकम जो है वो 1 लाख रुपए है। कितने हैं? आपकी इनकम जो है वो 1 लाख रुपए है। ठीक है, अगर 1 लाख रुपए में आपने जो है वो 15,000 टैक्स दे दिया, आप लोगों ने 15,000 टैक्स दे दिया, तो इस 1 लाख रुपए में ही, 1 लाख रुपए में से ही तो 15,000 टैक्स के दिए हैं। तो टैक्स देने के बाद जो है, टैक्स देने के बाद जो आपके पास बचेंगे वो 85,000 रुपए बचेंगे। यानी कि 1 लाख रुपए में से आपने टैक्स दिया 15,000 का, टैक्स देने के बाद जो रुपए आपके पास बचे वो कितने हो गए? वो 85,000 हो गए। तो मेरे दोस्त इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो 1 लाख रुपए आपकी इनकम है, इसे कहेंगे सकल आय यानी टोटल इनकम बोलेंगे। इसे कहेंगे सकल आय यानी कि टोटल इनकम बोलेंगे। ये जो आपने टैक्स के रूप में दिया, ये क्या कहलाएगा? ये आयकर कहलाएगा, ये टैक्स कहलाएगा। और ये जो आपके पास बची, टैक्स देने के बाद जो आपके पास आय बची, यही शुद्ध आय कहलाएगी, यही नेट इनकम कहलाएगी। तो अगर आयकर को और नेट इनकम को हम लोग जोड़ देते हैं, तो वो हमेशा किसके बराबर आ जाती है? हमेशा जो है वो सकल आय के बराबर आ जाती है। ठीक है भाई,
अब मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, एक और कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूं। बच्चे ये मैंने क्या है, एक मैंने फिक्स कर दी, अपनी जो इनकम है वो मैंने फिक्स कर दी। अगर मैं अपनी इनकम फिक्स कर देता हूं, मान लो मेरा आयकर जो है वो बढ़ा, मेरी टैक्स जो है वो बढ़ा, टैक्स जो है वो 20,000 हो गया, टैक्स जो है वो 20,000 हो गया, तो क्या मेरी शुद्ध आय जो है वो अब 80,000 हो जाएगी? टैक्स अगर 20,000 हो चुका है तो शुद्ध आय 80,000 हो जाएगी। टैक्स अगर 10,000 हो चुका है तो शुद्ध आय 90,000 हो जाएगी। यानी टैक्स में अगर बढ़ोतरी होती है तो शुद्ध आय में कमी होगी, और टैक्स में अगर कमी होती है तो शुद्ध आय में बढ़ोतरी होगी। यह बात आपको क्लियरली दिखाई दे रही होगी। तो टैक्स में होने वाली कमी जो है वो शुद्ध आय में होने वाली वृद्धि के बराबर हो जाएगी। यह बात आपको पता चल चुकी है। अगर यहां 5,000 कम टैक्स जाता है तो 5,000 आप ज्यादा शुद्ध आय बचा रहे होंगे। अगर यहां 10,000 ज्यादा टैक्स जाता है तो 10,000 शुद्ध आय में से कम हो रहा होगा। यानी कि अगर ये वाली वैल्यू जितनी बढ़ेगी उतनी ही ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, और अगर जितनी वैल्यू ये वाली कम होगी उतनी ही ये वैल्यू बढ़ जाएगी। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? टैक्स में होने वाली कमी का प्रतिशत जो होगा वो शुद्ध आय में होने वाली वृद्धि के प्रतिशत के बराबर होगा। टैक्स में होने वाली वृद्धि का प्रतिशत जो होगा वो शुद्ध आय में होने वाली कमी के प्रतिशत के बराबर हो जाएगा। ये बात समझ में आई? क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बच्चा एक बार आराम से पढ़ना, बहुत छोटा सा, बहुत छुटकू सा क्वेश्चन है, और यहां से छुटकू से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सवाल का जवाब देंगे इस वाले का कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का मेरे दोस्त बिल्कुल सही जवाब। देखिए उसने कहा 12.5% आयकर चुकाने के बाद, यानी टैक्स देने के बाद। टैक्स देने का मतलब क्या है? 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है? तो आप कहेंगे 1/8 होती है। यानी अगर 8 रुपए आपने कमाए हैं, 8 रुपए आपकी इनकम है, तो 1 रुपया जो है आपने टैक्स का दे दिया होगा। अगर 8 में से 1 रुपया टैक्स दे दिया है तो 7 रुपए क्या बची होगी? नेट इनकम बची होगी। क्या इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है? क्या इस बात में किसी को कोई कंफ्यूजन है कि 12.5% टैक्स दिया है? टैक्स जो दिया जाता है हमेशा इनकम पे टैक्स दिया जाता है, और टैक्स देने के बाद जो इनकम बचती है वो नेट इनकम कहलाती है, वो शुद्ध आय कहलाती है। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि 12.5% उसने टैक्स दिया है, तो 12.5% की फ्रैक्शन जो होती है वो 1/8 होती है। यानी कि अगर वो 8 रुपए कमा रहा है, अगर उसकी इनकम 8 रुपए है, तो उसमें से 1 रुपया टैक्स दे दिया होगा, तो 8 में से 1 रुपया टैक्स दे दिया तो उसके पास बची जो होगी वही नेट इनकम कहलाएगी। नेट इनकम कितनी है दोस्त मेरे? 7 रुपए जो है वो नेट इनकम है। तो क्या ये वाला पॉइंट जो है आपके समझ में आ गया? अगर ये वाला पॉइंट आपके समझ में आ गया तो दोस्त क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। उसने कहा है टैक्स चुकाने के बाद एक आदमी की शुद्ध आय यानी नेट इनकम आप लोगों को 56,000 दी है। 56,000 दी है, यानी 7 की वैल्यू कितनी दी है? तो आप कहेंगे 56,000 दी है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 7 8 56, 1 की वैल्यू 8,000 हो जाएगी। तो सकल आय आपसे पूछना चाह रहा है, यानी टोटल इनकम वो आपसे पूछना चाह रहा है। तो क्या वो 8 पार्ट की वैल्यू पूछना चाह रहा है? अगर 1 बराबर 8,000 है तो 8 बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? आप कहेंगे 64,000 हो जाएगा। आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे 64,000 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? 64,000 हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इसे अपनी कॉपी में लिख लीजिए। ये जो बात बताई है ये बहुत सारे क्वेश्चंस को छोटा करके जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट बताइए भाई क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और मुझे बताइए क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। हाँ बढ़िया, सब एकदम बढ़िया। क्वेश्चन ने कहा है जब आयकर 1 रुपए में 9 पैसे है, यानी कि 1 रुपए में 100 पैसे, 1 रुपया मतलब 100 पैसे। अगर आप 100 पैसे कमाते हो ना तो 9 पैसे जो है उसका आयकर चला जाता है, तो 91 पैसे जो है आपकी नेट इनकम रही होगी। ठीक है भाई,
तो एक व्यक्ति की शुद्ध आय जो है वो ये दी गई है। यदि आयकर 12 पैसे तक बढ़ा दिया जाता है, यानी 100 पैसे पे 12 पैसे जो है आप लोग आय दोगे, तो आपके पास यहां 88 पैसे जो है, 88 पैसे जो है वो आपकी नेट इनकम होगी भाई। पहले ये टैक्स कितना था, 1 रुपए में 9 पैसे, यानी आप 100 पैसे कमाते हो तो 9 पैसे आपको टैक्स देना होगा, तो 91 पैसे आपकी शुद्ध आय हो जाएगी। लेकिन आपका टैक्स बढ़ा के कितना कर दिया, 100 पैसे पे 12 पैसे टैक्स कर दिया, तो भाई अब जो है 91 नहीं बचाओगे, 100 में से 12 जाएगा तो 88 पैसे बचाओगे। उसने कहा है जब 9 पैसे टैक्स रहता है तो शुद्ध आय जो है वो इतनी दी हुई है 10,92,000, मेरे हिसाब से कितनी है, 91 है। तो 91 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 10,92,000 दी हुई है। 91 की वैल्यू कितनी है, 10,92,000 दी हुई है। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू जो है वो 10,92,000 बटे 91 हो जाएगी। तो वो आपसे पूछना चाह रहा है कि भैया जब 12 पैसे हो जाएगा तो उसकी शुद्ध आय क्या होगी, यानी वो 88 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। वो 88 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है, वो आपसे 88 की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। तो फटाफट से मुझे बताइए कि क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। क्या 88 की वैल्यू पूछने का मतलब है वो 11 का मल्टीपल आपसे पूछना चाह रहा है? 88 की वैल्यू पूछने का मतलब क्या है, वो आपसे 11 की वैल्यू, 11 का मल्टीपल आपसे पूछना चाह रहा है। तो 11 का मल्टीपल कौन सा है दोस्त, एक बार सॉल्व करके मुझे बताओ। यहां से देखिए 91 एकम 91 होगा, कितना बचेगा 18, 91 दूनी 182 होगा, ये 12,000 आ जाएगा। और 12,000 की जब हम 88 में गुणा करेंगे तो 12 अट्ठे 96 को 6 हासिल 9, 12 अट्ठे 96, 96 और 9 105 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,56,000 हो जाएगा, 10,56,000 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। 10,56,000 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वैसे भी आप लोग देख सकते थे कि अगर ये 88 गुणा में आ रहा है तो इसका मतलब आंसर जो होगा वो 11 का मल्टीपल होगा। जैसे ही आपने देखा कि 12 पैसे टैक्स जाने के बाद पूछ रहा है तो आंसर जो आएगा दिमाग में एकदम सोच लेना है, दिमाग में 88 का मल्टीपल आएगा। 88 का मल्टीपल यानी 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल मतलब 5 और 1 6 और 6, ये 11 से कट जाएगा, 6 और 1 7 4 नहीं कटेगा। यहां से देखेंगे 7 और 1 8, 2 और 1 3, 8 में से 3 गया नहीं कटेगा, 6 और 1 7, 7 में से 1 गया नहीं कटेगा। एक ही ऑप्शन ऐसा है जो 11 से कट जाएगा, तो आप डायरेक्टली भी ऑप्शन को टिक कर सकते थे। ठीक है भाई, अगर मैं आपसे कहता हूं, उसने कहा है एक आयकर 1 रुपए में 9 पैसे है, यानी टैक्स जो है वो 1 रुपए में 9 पैसे जाता है। 100 पैसे में 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, यानी 100 पैसे में 9 पैसे टैक्स जाता है, तो 91 पैसे शुद्ध इनकम होगी। अब उसने कहा है अगर टैक्स जो है वो 12 पैसे हो जाए, 100 पैसे में 12 पैसे टैक्स हो गया तो भैया नेट इनकम जो है कम हो जाएगी। अगर टैक्स बढ़ा है तो नेट इनकम कम हो जाएगी, तो नेट इनकम कितनी हो जाएगी, 88 पैसे हो जाएगी। तो उसने कहा जब 9 पैसे टैक्स जाता था तो उसकी शुद्ध आय इतनी होती थी। तो मेरे हिसाब से 91 है, 91 की वैल्यू इतनी है तो 1 की वैल्यू इतनी है। तो जब टैक्स 12 पैसे जाएगा तो शुद्ध आय कितनी होगी, यानी वो 88 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो मेरे दोस्त 1 बराबर इतना, तो 88 बराबर कितना हो जाएगा। ये बात आप लोगों के समझ में आ चुकी होगी, है ना भाई। चलिए, बहुत शानदार, बहुत लाजवाब, काबिले तारीफ। आगे बढ़ें क्या, बहुत शानदार। क्वेश्चन नंबर 107, ये जो है ये सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को बहुत सारी किताबों में, बहुत सारे नोट्सों में देखने को मिला होगा, लेकिन आज जो है इसका काम खत्म जो है हम अभी कर देंगे, है ना। पहले मेरे दोस्त एक बार क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। क्वेश्चन ने कहा है यदि आयकर में 19% की वृद्धि हुई, अगर टैक्स में 19% की वृद्धि हुई है तो समझ जाना, अगर टैक्स में वृद्धि हुई है तो नेट इनकम जो है वो घटेगी। नेट इनकम जो है वो घटेगी, अगर टैक्स में कमी हुई है तो नेट इनकम बढ़ेगी। तो शुद्ध आय में 1% की कमी आ गई, यानी कि ये शुद्ध आय में 1% की कमी क्यों आई, तो आप कहेंगे क्योंकि टैक्स में 19%
1% की वृद्धि हुई है, उस वजह से जो नेट इनकम है वो 1% कम हो गई है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि टैक्स में 19% की वृद्धि जो होगी, जितने की यहां वृद्धि होगी उतने की ही नेट इनकम में कमी हो जाएगी। क्या नेट इनकम के 1% के बराबर होगी? मैं ये कहना चाहता हूं मेरे दोस्त कि अगर टैक्स का जो 19% होगा, यहां समझिए मेरे दोस्त, अगर यहां मैं 5,000 की कमी करता हूं तो टैक्स 10,000 हो जाएगा, तो 5,000 यहां बढ़ जाएंगे, ये 90,000 हो जाएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 5,000 अगर यहां घटे हैं तो 5,000 ही यहां बढ़ेंगे। टैक्स में जितने प्रतिशत की कमी आएगी उतने ही प्रतिशत की शुद्ध आय में बच्चा वृद्धि होगी। ठीक है, क्वेश्चन ने यह कहा है कि अगर टैक्स में 19% की वृद्धि हुई तो याद रखना, टैक्स अगर बढ़ा है तो नेट इनकम घटेगी। नेट इनकम कितनी घट रही है? तो आप कहेंगे 1% घट रही है। तो इसका मतलब जो ये नेट इनकम में कमी आई है ये किस वजह से आई है? टैक्स में वृद्धि की वजह से आई है। तो मुझे यह पता चल गया कि टैक्स में अगर 19% की वृद्धि होती है तो बेटा नेट इनकम में 1% की कमी होती है। तो इस 19% बढ़ने की वजह से नेट इनकम जो है वो 1% कम हो गई है। तो 100 से 100 उड़ जाएगा। अगर मैं टैक्स और नेट इनकम का रेशो आपसे पूछूं, आयकर और शुद्ध आय का रेशो आप लोगों से पूछूं, तो आप कहेंगे 1/19 हो जाएगा। क्या इस बात में कोई दिक्कत है? क्या इस बात में कोई दिक्कत है? तो आप कहेंगे जी इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान से मेरे दोस्त, 1 रुपया आपने टैक्स दे दिया, बहुत खुशी की बात है, 1 रुपया आपने टैक्स दे दिया और 19 रुपए अभी आपके पास नेट इनकम बची हुई है। तो बेटा टोटल इनकम कितनी रही होगी? तो आप कहेंगे जी जो टोटल रुपए मैंने कमाए होंगे वो 20 रुपए कमाए होंगे। कैसे पता चला? भाई 19 रुपए तो आपके पास अभी भी नेट इनकम है, 1 रुपया जो है आपने टैक्स का दे दिया है, तो 19 और 1 कितना हो जाएगा? 20 रुपए आपकी इनकम रही होगी। तो मेरे दोस्त टैक्स निकालना है, टैक्स 1 रुपया लगा, हमेशा टोटल इनकम पे लगता है, 20 पर लगा तो 100 पर कितना हो जाएगा? तो टैक्स की जो दर है वो 5% आ जाएगी। टैक्स की जो दर है वो 5% आ जाएगी। ठीक है, टैक्स की जो दर है वो 5% आ जाएगी। सही है भाई, बहुत शानदार, बहुत शानदार मेरे दोस्त। हाँ, कुछ बच्चे कह रहे हैं बराबर क्यों लिखा? बेटा ये बताइए, अगर आयकर में 19%, टैक्स में 19% की वृद्धि हुई है तो उसकी वजह से जो है नेट इनकम में 1% की कमी आई है। तो जितना टैक्स बढ़ा होगा, जितने रुपए टैक्स बढ़ा होगा, क्या उतने ही रुपए जो है नेट इनकम घटी होगी। तो टैक्स का जो 19% निकल के आएगा, जो भी वैल्यू निकल के आएगी टैक्स के 19% की, क्या नेट इनकम के 1% के बराबर होगी या नहीं होगी? टैक्स बढ़ा, नेट इनकम कम हुई। कितनी? टैक्स अगर 2,000 रुपए बढ़ा तो नेट इनकम 2,000 रुपए कम होगी। टैक्स अगर 5,000 रुपए बढ़ा तो नेट इनकम 5,000 रुपए कम होगी। यानी टैक्स का जब आप 19% निकालेंगे, जो वैल्यू निकल के आएगी वो नेट इनकम के 1% की वैल्यू के बराबर आएगी। जितनी यहां वृद्धि उतनी ही यहां कमी होगी। ठीक है, बहुत शानदार। ये बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। अनिल बेटा टाइम अब की बार तुम्हारा कर दूंगा, है ना, अब की बार तुम्हारा टाइम कर दूंगा, और मुझे ऐसे फालतू लोग चाहिए भी नहीं। ठीक है, हमेशा के लिए ब्लॉक कर दूंगा और कभी अपने आप को अनब्लॉक नहीं कर पाओगे। 119 क्यों लिखूंगा उज्जवल सिंह? भाई मैं ये कहना चाह रहा हूं कि 5,000 रुपए यहां टैक्स बढ़ा तो 5,000 जो है वो कितना होगा? 15,000 का 1/3 होगा। तो अगर मैं कहूं कि टोटल इनकम, टोटल टैक्स का 1/3, टोटल टैक्स का 1/3 जो है वो अगर मैं निकालूं 5,000 होगा। तो इसके कितने के बराबर होगा? यहां भी तो 5,000 बढ़ेगा। यहां ध्यान से ये सुनो कि अगर इसमें 5,000 की कमी हो रही है तो 5,000 कम होके 10,000 हो जाएगा। तो इधर जो है वो 5,000 बढ़ेगा, 5,000 बढ़ेगा। ये 5,000 कम हुआ है तो ये 5,000 बढ़ेगा।
तो इसका A% जो होगा वो इसके B% के बराबर होगा, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये बराबर आएगी। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को इनकम टैक्स वाला करा दिया है। नेक्स्ट अगर आगे हम लोग बढ़ते हैं तो मेरे दोस्त ये और टैक्स वाला होता है। ये क्वेश्चन जो है और टैक्स वाला है, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। कल जो है आप लोगों को मैं करा रहा हूँ, एक बार 108 क्वेश्चन आप लोग देखना। कल जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ वो मेरे दोस्त इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, बहुत छोटे छोटे से, केवल 5 मिनट का टॉपिक है। एक वर्ग की भुजा में 15% की वृद्धि की गई तो क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि होगी। आयत की लंबाई में दिया है, आयत की लंबाई का क्वेश्चन है, त्रिभुज की क्वेश्चन है, वृत्त का क्वेश्चन है, यहां भी वृत्त का क्वेश्चन है। फिर आप लोगों को ताजे फल करा रहा हूँ, ये रहे ताजे फल और सूखे फल। ये जो है 7-8 क्वेश्चन कराने के बाद जो है आधे घंटे में 7-8 क्वेश्चन कराने के बाद जो है फिर आपके यहां से यूपीएसआई के क्वेश्चन शुरू होंगे। और बच्चे आप यकीन मानना, इन क्वेश्चन को आप बहुत तेजी से उधेड़ दोगे, मतलब बहुत तेजी से सॉल्व कर दोगे। ये रहे सारे यूपीएसआई के क्वेश्चन। तो अब 2 दिन क्लास चलेगी, एक तो कल चलेगी, एक परसों चलेगी। कल सैटरडे है, कल क्लास नहीं लूंगा। कल सैटरडे है, कल सैटरडे है दोस्त, कल क्लास नहीं लूंगा, पहले ही बता देता हूं दोस्त। कल सैटरडे है, कल सैटरडे, अच्छा हाँ, कल सैटरडे में क्लास लूंगा और मैं क्लास नहीं लूंगा 4 तारीख को क्लास नहीं लूंगा। ठीक है, कल सैटरडे है, कल क्लास लूंगा। तो कल आपकी क्लास होगी, थोड़ी सी बड़ी क्लास होगी, क्योंकि आप लोगों की कल नवीन भाई की क्लास शायद हो भी ना, मुझे ऐसा लगता है। अगर नहीं हुई तो बड़ी क्लास ले लेंगे, और अगर होती है तो फिर अपना 1 घंटे का हिसाब किताब लेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के क्वेश्चन है, इनसे बाहर दोस्त कुछ भी नहीं है। और टोटल जो हमारा परसेंटेज है वो 144 क्वेश्चन में खत्म हो जाएगा। यानी कि मेरे दोस्त 150 क्वेश्चन में हम लोग खत्म कर लेंगे। कल क्लास होगी होगी होगी, कल क्लास में ले रहा हूंगा दोस्त, याद रखना। सैटरडे हो मुझे भी पता है, लेकिन मुझे बीच में एक छुट्टी चाहिए होगी, जो कि मैं 4 तारीख को ले रहा हूंगा, क्योंकि उस दिन मुझे हॉस्पिटल जाना है। ठीक है दोस्त, तो 4 तारीख को अपन लोग छुट्टी करेंगे, कल मैं इस क्लास को ले रहा हूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, टाटा बाय बाय। एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया है दोस्त, जरूर उसे करना। धीरे धीरे हम लोग जो है बहुत अच्छे से चीजों को कवर कर रहे होंगे। धन्यवाद।